नमस्कार मेरे प्यारे साथी, मैं डीपी आज एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हूँ। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि मैंने कल की वीडियो में अपने एक बताया था कि ट्रंप ने कहा था कि मैं कल बताऊंगा, अर्थात कल का मतलब था उनका भारतीय समय के अनुसार बुधवार की सुबह को। तब अमेरिका में दिन को 10 बजे होंगे, तो मंगलवार का 10 बजा होगा। तो ट्रंप ने अमेरिकन कांग्रेस को संबोधित किया और संबोधित करते हुए बड़े बड़े जो है धमाके किए। 1 घंटे 44 मिनट का भाषण था पूरा, अपने आप में वन ऑफ द लार्जेस्ट स्पीच इन अमेरिकन कांग्रेस। समझ रहे हैं? अमेरिका के संसदीय इतिहास में यह सदन को संबोधित करने का सबसे लंबा भाषण है। एक बहुत बड़ा भाषण था कुल मिलाकर। ये जो टाइटल ऑफ द स्पीच था वो था अमेरिका इज बैक। भाई, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के नारे को ट्रंप ने बढ़ाया था, इसी में अमेरिका इज बैक। इसका मुख्य अंश जो है, हम बहुत सारे विषयों पर बातचीत हुई, लेकिन 5 मुद्दों पर मैं आपको इस पर बात करूंगा, जिसको कि समझने की बात है। बाकी तो हम लोगों से संबंधित ज़्यादा नहीं था, ठीक। बाकी उनके इंटरनल मैटर संबंधित ज़्यादा था। पहली बात टैरिफ पर अगर हम देखें, जियोपॉलिटिकल इम्पोर्टेंस का यही टैरिफ वाला मुद्दा है। तो इन्होंने, जैसा कि मैंने बताया था कि कनाडा और मैक्सिको पर 25% और चाइना पर 10% का एडिशनल टैरिफ लगा दिया है। और इंडिया के लिए भी कहा गया है उसमें, जो मेन बात यही है। बाकी भी कंट्रीज हैं, लेकिन इंडिया एक इम्पॉर्टेंट कंट्री है उसमें से, कि 4 अप्रैल 2025 से, सॉरी 2 अप्रैल 2025 से इंडिया के लिए रेसिप्रोकल टैरिफ लागू हो जाएगा। रेसिप्रोकल का मतलब जिस सामान पर जितने परसेंट टैरिफ आप हमारे ऊपर लगाओगे, हम भी उतने ही परसेंट टैरिफ उस सामान पर आपके ऊपर लगाएंगे। ठीक, टैक्स लगाने की बात है। हालांकि भारत के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल साहब इस समय अमेरिका की यात्रा पर हैं। क्या डिसीजन होता है ये तो आने वाले वक्त में पता ही लग जाएगा। कैसे इंडिया डील करेगा, इंडिया डील कर ले जाएगा। मोदी बहुत बड़े जो है नेगोशिएटर हैं, वो सब समझते हैं कैसे डील करना है। दूसरा मुद्दा जेलेंस्की। जेलेंस्की अब तैयार हो गए। कल का उनका बयान आ गया है कि हमने बहुत बड़ी भूल कर दिया, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, और अब मैं इस पर साइन करूंगा। तो जेलेंस्की अब तैयार हो गए और साइन करेंगे, क्योंकि यहाँ से भाग करके जब वो लंदन गए, समिट किए, तो वहाँ जो इनके और बड़े भाई थे यूरोपियन यूनियन के लोग, उन्होंने बताया, कहा मसला हमारा ही गड़बड़ है, तुमको हम कैसे बचाएंगे यार। हाँ, तो इनके समझ में कुल मिलाकर के वहाँ के डिस्कशन में आ गया कि मामला गड़बड़ हो जाएगा। और फिर ट्रंप ने इकट्ठे कह भी दिया कि जितनी सहायता है सब रुक गई, रोक दिया जाए। अकल ठिकाने आ गई जेलेंस्की की। यही काम अगर साल भर पहले कर लिए होते इस्तांबुल प्रोटोकॉल के तहत, तो इनका काम बढ़िया बन गया होता, लेकिन उस समय नहीं अकल आए। क्या करोगे, असल में नाचने गाने वाले लोगों को अकल देर में आती है ना। तो जेलेंस्की उसी काडर का है। चलो कोई बात नहीं, देर से ही सही, लेकिन दुरुस्त आ गए हैं अभी। तीसरा पॉइंट है ग्रीनलैंड लेने की। प्रेसिडेंट ट्रंप ने एकदम क्लियर कट कह दिया है कि बाय एनी हुक्स एंड क्रुक्स ग्रीनलैंड को हम ले लेंगे। अब ग्रीनलैंड डेनमार्क के अंडर में आता है। डेनमार्क के पास मिलिट्री पावर 0 है। कैसे? डेनमार्क नेटो का सदस्य है, यूरोपियन यूनियन का सदस्य है। अब कैसे डेनमार्क किसको बचा पाएगा? कोई सवाल नहीं पैदा होता, कोई डिप्लोमेसी, कुछ नहीं। समझ में नहीं आ रहा। पनामा की बात, मतलब कुल मिलाकर के ग्रीनलैंड अब हो गया अमेरिका का, कुछ नहीं हो सकता। डेनमार्क के पास वो ताकत नहीं, न ही किसी यूरोपियन यूनियन के कंट्री के पास ताकत है
कि वो विरोध कर पाए पनामा की बात। उनका ये कहना है पनामा कैनाल हमारी होनी चाहिए। असल में पनामा कैनाल 1900 के शुरुआती दशकों में इसका निर्माण हुआ था, यूएसए ने करवाया था। इसका संचालन उस समय यूएसए ही करता था। 1977 में जिमी कार्टर ने पनामा को इसको सौंप दिया था, पनामा कैनाल की जिम्मेदारी। और उसके बाद में जो है पनामा ने चाइनीज प्रभाव में आकर के इसकी जिम्मेदारी एक चाइनीज बेस्ड कंपनी, हांगकांग बेस्ड कंपनी को सौंपा था, जीके हचिनसन होल्डिंग्स। उसी के पास थी इसके संचालन की जिम्मेदारी, जो कि हांगकांग बेस्ड कंपनी थी लेकिन थी बेसिकली चाइनीज। यूएस ने देखा कि अगर यहाँ पर चाइना अपना प्रभुत्व स्थापित कर लेगा तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, लिहाजा उसने ये डील जल्द से जल्द कैंसिल करने की पनामा पर दबाव डाला। एक तो पनामा जो है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर हो गया, और अब जो है $23 बिलियन में ये डील ब्लैक रॉक कंपनी अमेरिका के पास चली गई है। ये पूरी डील हचिनसन ने अपने सारे होल्डिंग्स को बेच दिया उठा करके, सारे शेयर्स को, और ब्लैक रॉक ने ले लिया। अब इस पर सिर्फ इसके दो इम्पॉर्टेंट पोर्ट हैं शुरू और अंत में, एक का नाम है बैल्बोआ और दूसरे का नाम है क्रिस्टोबाल। कई पोर्ट हैं इसमें, ध्यान रखिएगा। पूरे पनामा कैनाल के बीच में 2-3 पोर्ट हैं, और इसमें जो है बैल्बोआ और क्रिस्टोबाल जो शुरुआती और अंत के पोर्ट हैं, दोनों एंड पर हैं पोर्ट। इसकी पूरी संचालन की का जो वो है, क्या नाम है, अधिकार अभी ब्लैक रॉक के पास आ गया है। इसका अप्रूवल होना अभी पनामा की संसद से बाकी है, वो हो जाएगा क्योंकि पनामा कुछ कर नहीं सकता। हालांकि पनामा की भी सुरक्षा की गारंटी किसके पास है? यूएसए के पास है। आप समझिए, डेनमार्क की सुरक्षा गारंटी किसके पास है? यूएसए के पास है। इसी तरह से कोरिया की सुरक्षा गारंटी किसके पास है? यूएसए के पास है, दक्षिण कोरिया। अब एक खबर और आई है, 5वीं और अंतिम खबर, आप लोग जान लीजिए। शॉर्ट में मैं बता रहा हूँ, नहीं तो वीडियो हमारा लंबा हो जाएगा। कि पाकिस्तान को यूएस प्रेसिडेंट ने धन्यवाद दिया है। क्यों? क्योंकि इस बंदे ने क्या किया, पाकिस्तान ने 2013 में अफगानिस्तान में अमेरिकन एयरबेस पर एक अटैक हुआ था, ट्रूप्स पर। इसमें 13 अमेरिकन सैनिक मारे गए थे। इसको करवाया था आईसिस ने। इसका मुख्य जो एक्यूज था वो था मोहम्मद शैरफुल्ला। ये पाकिस्तानी था, पाकिस्तान ने इसको पकड़ लिया। अब इसको एक्स्ट्रैडिशन की बात की जा रही है कि मैं इसको जो है प्रत्यर्पित कर दे रहा हूँ। तो कुल मिलाकर के ये पाकिस्तान के लिए बहुत, पता नहीं अच्छी खबर है या बुरी खबर है, लेकिन प्रशंसा की गई पाकिस्तान की। अब पाकिस्तान अपने एक बंदे को वहाँ सौंपेगा, पता नहीं दीन के नाम पर कैसे सौंप पाएगा पाकिस्तान, समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन करेगा। अब क्या करना है। ये कुछ इम्पॉर्टेंट बातें हुई, और भी बातें हैं लेकिन उसका इतना इम्पॉर्टेंस नहीं है। नेचुरल बात है कि उसने धमाका तो कर ही दिया है। मैं अपनी वीडियो को यहीं समाप्त कर रहा हूँ। आप लोग हमारे इस वीडियो को सुनिए, लाइक करिए वीडियो को, और शेयर करिए। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।